हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल की और आपके अनुसार रिफंड बन रहा था, लेकिन जब इनकम टैक्स ऑफिसर आपके आईटीआर को प्रोसेस करता है तो डिमांड की लायबिलिटी लगा देता है। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में यदि आपकी इसी असेसमेंट ईयर में यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको ऊपर डिमांड की लायबिलिटी लगाई गई है या फिर आपने रिफंड ज़्यादा क्लेम किया था लेकिन रिफंड आपका कम एक्सेप्ट हुआ है, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड आज 4 पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेक्टिफिकेशन जो सेक्शन 154 में हम फाइल करते हैं उसका बेसिकली मतलब क्या होता है। सबसे पहला तो ये है कि आप जो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और उसमें आपको लगता है कि कोई मिस्टेक है, मतलब कि लेट सपोज कि आपने जो कैलकुलेशन उसमें डाल रखा है इनकम की, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस की, जो असेसिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट करा है, आपको लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत करा है, तो आपको वहां पे मिस्टेक नजर आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी आईटीआर जब प्रोसेस हो जाती है सेक्शन 143(1) में जब आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है उसके बाद ही आप रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट को आप डाल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट ये है कि रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट जनरली जब आईटीआर की जब डेडलाइन एंड हो जाती है उसके बाद ही आप इसको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 की यदि बात करें जिसका कि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 है, इस आईटीआर को फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की आईटीआर के लिए यदि हमें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना है तो हम 31 दिसंबर 2024 के बाद डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवाइज ऑफ आईटीआर एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ आईटीआर। तो देखिए, बेसिकली जो हम आईटीआर का रिवीजन करते हैं वो सेक्शन 139(5) में करते हैं और रेक्टिफिकेशन जो करते हैं वो सेक्शन 154 में करते हैं। अब आईटीआर की जो रिवीजन होती है, यानी कि आप अपने आईटीआर को क्या कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक हर साल आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और आप अपने आईटीआर में किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस आपको करनी है तो आप उसे सही कर सकते हैं। मतलब कि आपको लगता है कि हमारी आईटीआर में कोई गलती हो चुकी है या किसी, जैसे कि कोई इनकम वगैरह आपसे छूट चुका है या फिर कोई डिडक्शंस हो सकता है, टैक्स लायबिलिटी का केस हो सकता है, टीडीएस का हो सकता है, आप इसको घटाना और बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करके उसे सही कर सकते हैं। लेकिन रेक्टिफिकेशन में दोस्तों ऐसा नहीं है। रेक्टिफिकेशन में बेसिकली जब आपको इंटीमेशन लेटर रिसीव होता है सेक्शन 143(1) में, उसके बाद ही आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई ऑर्डर आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत रिसीव हुआ है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईटीआर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। यदि कोई इंटीमेशन रिसीव हुआ है टीडीएस रिटर्न का सेक्शन 200(a)(1) में, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यदि कोई इंटीमेशन टीसीएस के लिए रिसीव हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी आईटीआर को रेक्टिफिकेशन में डाल सकते हैं। तो रेक्टिफिकेशन का भी एक टाइम लिमिट होता है जो कि हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर है जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके 4 साल तक उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं सेक्शन 154 में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको 4 साल का ही बस टाइम मिलता है उस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर को रेक्टिफाई करने के लिए। तो सेक्शन 54 में जो आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालते हैं उसकी एक अपनी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी मिस्टेक आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू करेक्ट करवा सकते हैं, कि जब आप सेक्शन 54 में 154 में आप रेक्टिफिकेशन डाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिसको यहाँ पे एलिजिबल किया जाता है, नहीं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे कि आपने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय, जैसे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी की इनकम या कोई भी इनकम है, उसको आपने रॉन्ग हेड में क्या कर दिया है, डाल दिया। अब सैलरी की इनकम थी तो आपने उसको क्या कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिया। कैपिटल गेन की इनकम थी तो उसको आपने अदर सोर्स में डाल दिया, या कोई पार्टिकुलर शेड्यूल था जिसको कि आपने अपडेट करते समय गलती कर रखी है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू सही कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चैप्टर 6A का जो शेड्यूल है उसको आपने रॉन्गली कंसीडर किया हुआ है। जैसे कि 80C का डिडक्शंस क्लेम करना था, आपने उसको 80D में कर दिया, 80D का था तो उसको आपने 80G में कर दिया।
तो गलत शेड्यूल में आप डिडक्शंस वगैरह यदि डाल रखें तो उसको आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू सही कर सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी टैक्स वगैरह का पेमेंट कर रखा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो सकता है, एडवांस टैक्स हो सकता है, लेकिन आपने क्या किया, उसको चालान की डिटेल्स आपने इंटर ही नहीं की आईटीआर फाइल करते समय, और उसकी वजह से क्या हो गया कि आपको डिमांड की नोटिस आ गई। तो आप इस चालान को भी अपडेट कर सकते हैं और अपने डिमांड को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद टीडीएस मिसमैच इन ओरिजिनल आईटीआर, जो आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल की थी उसमें जो टीडीएस का अमाउंट है और जब आपकी आईटीआर प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे जो टीडीएस दिख रहा है दोनों में मिसमैच हो रहा है। दोस्तों कई बार क्या होता है 26AS में जो टीडीएस दिखता है और जो हम अपने ओरिजिनल आईटीआर में टीडीएस का क्लेम करते हैं, आईटीआर फाइल करते समय 26AS को कंप्लीटली अपडेट होना जरूरी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 26AS अपडेट नहीं होता और हम अपनी आईटीआर फाइल करते समय क्या करते हैं, टीडीएस क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, टीडीएस मिसमैच के भी केसेस हो सकते हैं, तो आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स पेयर जो है अपनी आईटीआर में कोई भी चेंजेस कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। मतलब कि आप कोई भी अमाउंट को बदल नहीं सकते रेक्टिफिकेशन। जो आपकी ओरिजिनल आईटीआर में जो भी ग्रॉस टोटल इनकम था, जब आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी सेम रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये है कि रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में सेक्शन 154 में क्या चीजें अलाउ नहीं है, हम क्या नहीं कर सकते रेक्टिफिकेशन में। जैसे क्या है, कोई फ्रेश क्लेम हम नहीं कर सकते हैं टीडीएस वगैरह का, कोई एडिशनल क्लेम नहीं डाल सकते, पहले से हमने डाल रखा है, आप चाह रहे हैं कि यार हमारा जो टीडीएस का क्लेम है वो बढ़ रहा है, आपने इनकम को कम कर दी और क्लेम अपना बढ़ा दिया, या फिर कोई कैरी फॉरवर्ड थी लॉसेस को उसको आप कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो ये काम आप रेक्टिफिकेशन में नहीं कर सकते। दूसरा ये है टीडीएस रिफंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अगेन वही बात होगी कि टीडीएस आपका जो पहले से आपने क्लेम कर रखा था अपने आईटीआर में, अब आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप रेक्टिफिकेशन थ्रू उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडिशनल इनकम इन ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में कोई इनकम आपके यदि छूट गई है और आप उसको रेक्टिफिकेशन के थ्रू इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उसको नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड एग्जेम्पशंस। आईटीआर फाइल करते समय कई बार क्या होता है कि हमारे पास किसी डिडक्शंस का प्रूफ होता है, लेकिन हम आईटीआर में उसको क्लेम नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें ये रियलाइज होता है कि यार यदि हम डिडक्शंस को क्लेम कर लिए होते, एग्जेम्पशन ले लिए होते तो हमारा रिफंड और बढ़ जाता। तो आप बाद में रेक्टिफिकेशन के थ्रू आप 80C से 80 तक के जो डिडक्शंस आपके छूट गए थे उसको आप फिर से इंटर नहीं कर सकते, ना ही कोई एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर फॉर्म में कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते, जो आईटीआर आपकी पहले फाइल हुई थी सेम आईटीआर आपकी वही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कोई भी डिक्रीज या इंक्रीज हम रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट के थ्रू नहीं कर सकते। रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है और यहाँ पे सिंपली ये है कि आप सर्विसेज वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर आपको देख सकते हैं रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनकम टैक्स और यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली 4 फाइनेंशियल ईयर तक का ही यहाँ पे आपको अलाउ होता है, ठीक है। यदि आप उसके पहले जाएंगे तो अलाउ आपको नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये सेलेक्ट किया असेसमेंट ईयर, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किए, तो क्लिक करने के बाद जो आईटीआर आपकी प्रोसेस हो चुकी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के काफी सारे टाइप्स होते हैं जो कि आपको जो भी केस आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उसके अनुसार आपको 1 by 1 करके आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। सबसे पहला है रिटर्न डाटा करेक्शन ऑफ लाइन। अब दोस्तों आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आपको लगता है कि कोई भी गलती आपसे हो चुकी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा मेंशन किया हुआ है कि आप क्या क्या रेक्टिफिकेशन में डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि जब आप अपना करेक्शन कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट नॉट टू डिक्लेयर एनी न्यू सोर्स ऑफ इनकम और डिक्लेयर एनी एडिशनल डिडक्शंस। ठीक है, आप
ये चीज को ध्यान में रखना है कि कोई भी आपका चेंजेस नहीं होना चाहिए, वरना आपका रेक्टिफिकेशन ये प्रोसेस होगा ही नहीं। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपको रेक्टिफिकेशन का रीजन देना है कि आप इसे क्यों रेक्टिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये जो रेक्टिफिकेशन है आपको एक्सएमएल या जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली यहाँ पे रीजन देने के बाद यहाँ से फाइल को आपको अटैच करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो जेसन फाइल प्रिपेयर करने की बात हो रही है, इसको हम कहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सेल यूटिलिटी का मदद लेना पड़ता है। एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे और यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी असेसमेंट ईयर के लिए आप रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, और यहाँ से आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। आप ओपन करने के बाद अपनी ITR को प्रिपेयर करेंगे और उसकी जेसन फाइल को आप डाउनलोड करके रख लेंगे, अपलोड कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आपको उस फाइल को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये आपकी ITR ऑफलाइन मोड में सबमिट हो जाएगी। और यहाँ पे जो दूसरा करेक्शन जो होता है मिस्टेक का, वो होता है TDS क्रेडिट मिसमैच करेक्शन। अब TDS क्रेडिट में भी आप एग्जांपल के तौर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि कई बार जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर रखा लेकिन चालान्स को आपने अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से जब आपकी ITR प्रोसेस हुई तो आपको डिमांड की लायबिलिटी आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, उस जो भी चालान आपके पास है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट करके और आप अपने जो भी डिमांड रेस किया गया उसको आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एरर आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू सही कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ चालान, ये जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है उसको आप यहाँ पे करेक्टली इंटर करें, देन आपको सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट को आपको फाइल करना है। इसके बाद जो भी नोटिस आपको आई है, नोटिस की रिप्लाई आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको देनी पड़ती है। तो अपने रिटर्न्स को आप रीप्रोसेस करवा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज एडवाइजेबल टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू हैव फर्निश्ड ट्रू एंड करेक्ट पार्टिकुलर्स इन द रिटर्न्स एंड CPC हैज नॉट कंसीडर्ड द सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपको लगता है कि डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग के टाइम पे मिस्टेक करा है, आपके अनुसार वो सारे इंफॉर्मेशन जेन्युइन है, करेक्ट है, तो आप रीप्रोसेस के लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि कोई भी डिडक्शंस आपने क्लेम कर रखा है ओरिजिनल रिटर्न में, रिवाइज रिटर्न में, लेकिन ITR प्रोसेस करते समय वो डिडक्शंस अलाउ ही नहीं किए गए हैं। ठीक है, taxpayer has made correct claim of TDS or TCS self assessment tax advance tax, the same has not been allowed। ठीक है, तो आपने सारा TDS TCS का भी सारी डिटेल्स आपकी सही है लेकिन प्रोसेसिंग के समय वो कंसीडर नहीं हुआ है, तो आप उसको रेक्टिफिकेशन के थ्रू सही कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।